नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और देखो, हम लोग पॉलिटी की सीरीज़ हमारी चल रही है। तो पॉलिटी की सीरीज़ का ये आर्टिकल नंबर हम लोग ने 29, 30 और 32 आर्टिकल के बारे में हम लोग आज समझेंगे। तो देखो, अभी हम लोग पॉलिटी की प्रैक्टिस सेट हम लोग चला रहे हैं। तो थोड़े मैंने ये सोचा है कि थोड़ा पॉलिटी पढ़ लेते हैं, जिससे क्वेश्चन डिज़ाइन करने में और आपको भी समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो अब देखो, आज ये आर्टिकल नंबर 32 ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद पॉलिटी के भी क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस सेट आने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों, आर्टिकल नंबर 32 जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। क्योंकि बात ये है कि हर एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम आप उठा के देखना, आर्टिकल नंबर 32 से एक दो क्वेश्चन हमेशा आएंगे। और क्वेश्चन अब घुमा के मतलब पूछ रहे हैं एग्ज़ाम वाले, तो आपको इसको अच्छे से देखना है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम लोग ये जल्दी से आर्टिकल नंबर 29 और 30 पढ़ लेते हैं। तो आर्टिकल नंबर 29 देखो क्या करता है। ये माइनॉरिटी के लोगों के लिए देता है। देखो, माइनॉरिटी के लोगों के लिए अधिकार आर्टिकल नंबर 29 और 30 है। आर्टिकल नंबर 29 ये कहता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के लिए अपनी बोली, भाषा और लिपि और संस्कृति, इसको सुरक्षित रखने का अधिकार है। मतलब मान लो कि कोई आदमी डोंगरी बोल रहा है, ठीक है, कोई आदमी नेपाली बोल रहा है, तो भारत की जितनी भी 22 भाषाएं और अल्पसंख्यक वो भाषा होती हैं जिसको बहुत कम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। तो जो भाषा नहीं बोल रहा है, बहुत कम लोग बोल रहे हैं, उसको भी अपनी तो देखो, कोई भी भाषा है और लिपि है, संस्कृति है, तो उसको सुरक्षित रखने का अधिकार है उसको। बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे डोंगरी है तो डोंगरी भाषा बहुत कम लोग बोलते हैं, पहाड़ों में रहने वाले लोग बोलते हैं। या नेपाली है तो सिक्किम में नेपाली भाषा लोग बोलते हैं, वहाँ हिंदी लोग नहीं बोलते हैं ज़्यादा। तो नेपाली लोग बोल रहे हैं तो वहाँ पे ठीक है। तो मणिपुरी बोल रहे हैं, तो ये लोग बहुत कम लोग बोलने वाले हैं। तो इनकी संस्कृति का भी हम लोगों को रिस्पेक्ट करना है और इनकी संस्कृति को हम लोगों को कंजर्व करना है। क्यों? क्योंकि जैसे कोई फूल होता है, कोई एक पेड़, फूलों का एक गमला होता है, उसमें हर तरह के, कोई मान लो बाग है क्यारियों का, उसमें हर तरह के फूलों को हम लोग सजा के रखते हैं। तो इसी तरीके से मान लो हमारा जो भारत देश है, उसमें हर तरह के संस्कृति और कल्चर का और लिपि, भाषा का सम्मान होना चाहिए। तो हमें हर चीज़ कंजर्व करना है। बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो आर्टिकल नंबर 29 यही है कि किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आर्टिकल नंबर 29 है, जो कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के बारे में कहता है। अब देखो, आर्टिकल नंबर 30 है। आर्टिकल नंबर 30 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 30 कहता है कि कोई भी, जब मान लीजिए ये जो अल्पसंख्यक लोग हैं, अपनी भाषा, मान लो किसी को डोंगरी सिखानी है, तो डोंगरी इन्होंने अपना इंस्टीट्यूट खोला और डोंगरी सिखा रहे हैं लोगों को, अपनी भाषा को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं कि नहीं? मान लो कोई मणिपुरी है और आदमी कोई मणिपुरी सीखना चाहता है भाषा, इन्होंने अपना इंस्टीट्यूट खोला, तो फिर राज्य इनको ये नहीं करेगा कि तुम मान लो मणिपुरी सिखा रहे हो, ये अपना इंस्टीट्यूट बंद करो। बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो इनको भी अपनी भाषा और कल्चर, संस्कृति को बढ़ाने का अधिकार होगा। ठीक है, तो देखो, अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि धार्मिक और भाषाई आधार पर इनको शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार है। ठीक है, और सभी अल्पसंख्यक को अपनी रुचि की शिक्षा के संस्थानों या प्रशासन का इनको अधिकार दिया गया है। तो ये आर्टिकल नंबर 30 है। तो ये आप याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 29 क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है, ऐसे लिख दे रहे हैं, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। ये 29 है। ठीक है, अब मान लो 30 आर्टिकल क्या है? शिक्षा, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शिक्षा संस्थान जो अपना ये लोग बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ठीक है, और उनका प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का ये राइट है। ठीक है, अब बात को आप समझे कि आर्टिकल नंबर 29 क्या कहता है।
और 30 क्या कहता है। अब देखो आर्टिकल नंबर 31 क्या है। 31 संपत्ति के अधिकार का आर्टिकल था, जिसको अब अभी इससे हटा के वो बना दिया गया है, कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया है ना। तो आर्टिकल जो 31 था ये प्रॉपर्टी का अधिकार था, इसको मूल अधिकारों से हटा दिया गया है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 32 की तरफ। तो देखो इसको बहुत ध्यान से समझना है आर्टिकल नंबर 32 को, और इससे हर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। देखो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, ये है आर्टिकल नंबर 32, और मूल अधिकारों का ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल नंबर 32 है, यही वास्तव में मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाता है। बात को आप समझ रहे हैं। इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, जो इन्होंने हमारे भारत के संविधान का निर्माण भी किया है। उन्होंने इसको संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है, और ये कहा है कि इसको संविधान संशोधन के द्वारा भी बदला नहीं जा सकता है। तो देखो आर्टिकल नंबर 32 क्या है। आर्टिकल नंबर 32 संवैधानिक उपचार। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसको देखो, जैसे संवैधानिक उपचार को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है। देखो मैं लिख के दे रहा हूँ, रेमेडीज़ का मतलब क्या होता है। रेमेडीज इस तरह से होता है कि कभी भी चोट किसी के लगती है तो उसको दवाई लगाई जाती है। तो रेमेडी क्या है, मतलब अगर किसी के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो ये किसी भी नागरिक को अधिकार प्रदान करता है। आप देखो इसको रिट कहा जाता है। जो संवैधानिक उपचार में रिटों का वर्णन किया गया है, तो ये देखो रिट, ये रिट कहा जाता है, इंग्लिश में इस तरह से रिट कहा जाता है, ठीक है। अब देखो ये 5 रिटों का वर्णन किया गया है आर्टिकल नंबर 32 में। इसके बारे में हम लोग समझते हैं, और उसके साथ ही मूल अधिकारों का ये हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। और कल से हमारा जो वीडियो कल आएगा वो आएगा नीति निर्देशक तत्वों का। ये आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच में है, ठीक है। ये भी हम लोग जल्दी से ख़त्म करेंगे, फिर हम लोग राष्ट्रपति वाले चैप्टर में पहुँच जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखो 5 तरह से रिटों का प्रयोग किया गया है। पहला रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है उत्प्रेषण, चौथा है प्रतिषेध, और 5वां है अधिकार प्रत्यय, ठीक है। तो अभी देखो इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ये भी मैं बता रहा हूँ कि मैं अभी क्वेश्चन बताऊँगा कि क्वेश्चन किस तरीके से किसी भी एग्ज़ाम में आता है, ठीक है दोस्तों। तो देखो जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण को कहा जाता है हैबियस कार्पस। परमादेश को कहा जाता है मैंडेमस। उत्प्रेषण को देखो क्या कहा जाता है, सैरियो ररी, सैटियो ररी कहा जाता है। और अधिकार प्रत्यय को कहा जाता है क्यों वारंटो। अभी ये आने वाले स्लाइड्स में आपको पता चल जाएगा। तो देखो सबसे पहले ये समझो जो संवैधानिक उपचार है ये आर्टिकल नंबर किसके तहत, मान लो अगर किसी के व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है तो आर्टिकल नंबर 32 के द्वारा वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आर्टिकल नंबर 32 के द्वारा वो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 226 के द्वारा वो जाएगा हाई कोर्ट। मान लो कि पुलिस ने, आप एक उदाहरण से समझो कि मान लो मैं बाइक से जा रहा था, या फिर ऐसे समझो कि या तो मेरे घर पर जैसे मान लो पुलिस आई और बेवजह किसी भी कारणवश मुझे घर से उठा के ले जाती है, ठीक है, और मुझको बिना बताए मेरा कोई दोस्त बताए कि मैंने क्या गुनाह कानून का उल्लंघन किया है, उसको बिना बताए पुलिस मुझे
अपने साथ कस्टडी में ले जाती है और मेरे फैमिली मेम्बर्स को भी ये नहीं बताया कि किस कानून के उल्लंघन पे इनको गिरफ़्तार किया गया है और ये हमको उठा के ले जाते हैं। तो अब बताओ मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है कि नहीं हुआ है? पुलिस ने बिना जाने, बिना बताए कि मेरा अपराध क्या है, मुझे जेल में डाला हुआ है। और ये भी नहीं पता है कि मान लो किसी के फैमिली मेम्बर को ये भी नहीं पता है कि इसको उठा के ये कहाँ पे ले गए हैं, या तो जेल में डाला है या अपनी कस्टडी में उसके साथ में अत्याचार कर रहे हैं। तो ये बताओ मेरे कानून के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है कि नहीं, मेरे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है। तो हम आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के द्वारा हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो आगे बढ़ते हैं। पहला जो रेट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कार्पस। ठीक है, तो हैबियस कार्पस इसको इंग्लिश में कहा जाता है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात को समझना, अब देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको इंग्लिश में कहा जाता है हैबियस कार्पस। अब देखो पेपर में क्वेश्चन समझो, सबसे पहले क्वेश्चन किस तरीके से आता है। ठीक है, ये हम लोग जल्दी से समझते हैं। तो देखो पेपर में इस तरह से दिया जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, सामने दिया जाएगा, मान लो दे दिया गया मैंडेमस। ठीक है, आप समझ लेना। दूसरा दे दिया गया परमादेश, परमादेश के सामने दे दिया गया हैबियस कार्पस। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन दे देगा, बताओ कि इनमें से कौन सा मिसमैच है या मैच नहीं है, या तो मैचिंग करने को दे देगा। तो सबसे पहले हमको इसकी इंग्लिश भी पता होना चाहिए। ठीक है, भले हिंदी में पढ़ रहा हो या इंग्लिश में पढ़ रहा हो तो उसकी हिंदी जानो, और हिंदी में पढ़ रहा हो तो उसकी इंग्लिश जानो, क्योंकि अब पता है किस तरह से दे रहा है एग्ज़ाम में। जैसे कोई एग्ज़ाम आएगा हिंदी में भी ये लिखा रहेगा, ऐसे देखो हैबियस कार्पस। ठीक है, हैबियस कार्पस। अब जैसे ऐसे लिख देगा मैंडेमस, ये लिख दिया। तुमने हिंदी में पढ़ा हुआ है, तुमको ये नहीं पता है कि परमादेश को इंग्लिश में मैंडेमस कहा जाता है, और उसने जो पेपर डिजाइन किया उसमें हिंदी में मैंडेमस लिख दिया। अब तुमको ये नहीं पता कि ये परमादेश है, तो वो क्वेश्चन फिर वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो बात को समझ रहे हो कि नहीं, पेपर किस तरह से डिजाइन हो रहा है। बहुत सारे लोग हिंदी में पढ़ते हैं और इंग्लिश में पढ़ते नहीं है, ये मिस्टेक हो जाती है। तो इंग्लिश के भी कुछ कीवर्ड आपको देखने पड़ेंगे। तो देखो अब हम लोग समझते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण है क्या। जल्दी से पांचों चीज़ें समझ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग एक क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, अब देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि जब किसी भी आदमी को उसके घर से उठा के तुमने घर से उठा लिया, किसी भी अथॉरिटी ने या पुलिस ने, ठीक है, या किसी आदमी ने ज़बरदस्ती उठा लिया, तो उसके घर के फैमिली मेम्बर ये कोर्ट जा सकते हैं और कह सकते हैं कि मेरे घर के ये मेंबर को ज़बरदस्ती पुलिस ने उठाया हुआ है, और हम आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में गए हैं, और हमारे व्यक्ति को, जो हमारा फैमिली मेंबर है, उसको पेश किया जाए कोर्ट के सामने। ठीक है, 24 घंटे के अंदर पेश किया जाना चाहिए इसमें। तो अब बात को समझो, इसे लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है जिसे दूसरे के द्वारा हिरासत में लिया गया है, और उसको न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अब देखो न्यायालय ये कहता है, न्यायालय ने अगर हैबियस कार्पस रिट के द्वारा ये न्यायालय ने ये कह दिया कि मतलब उस व्यक्ति को हमारे सामने पेश किया जाए, तो पेश किया जाता है और फिर जांच होती है। अगर ये पाया जाता है कि नहीं, पुलिस ने कानून का उल्लंघन हमारा करके, हमारे अधिकारों का हनन करके इसको गिरफ्तार किया है, तो पुलिस ये रद्द कर देती है और हमको बरी कर देती है। ठीक है, और अगर मान लो पुलिस पाती है कि जो गिरफ्तारी हुई है कानून के अनुसार हुई है, तो वो इसको रहने देती है। ठीक है, तो ये चीज़ है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, अब देखो यह रिट किसके खिलाफ जारी की जाती है, ये समझना, सार्वजनिक प्राधिकरण और व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ जारी की जाती है। मतलब किसी आदमी के खिलाफ भी, अब समझो, जैसे ये किसी प्राधिकरण के खिलाफ भी जारी की जा सकती है, अथॉरिटी जिसको कहते हैं, और किसी व्यक्ति के खिलाफ भी चालू की जा सकती है। ठीक है, मान लो कोई गुंडा आता है मेरे घर पे, और वो गुंडा हमारे घर के किसी फैमिली मेम्बर को उठा के ले जाता है, तो वी कैन गो इन द हाई कोर्ट
और आइदर इन द सुप्रीम कोर्ट बाय द आर्टिकल नंबर 226 एंड 32 रिस्पेक्टिवली। और हम लोग कह सकते हैं कि ये व्यक्ति हमारे फैमिली किसी मेंबर को उठा के ले गया है, इसको आप इसके आदेश दीजिए। और अगर कुर्की वो कोर्ट आदेश निकालता है, अगर हाजिर नहीं हो गए तो उसके घर की पूरी नीलामी हो जाती है। तो इस तरह से ये होता है कि कोई भी है उसको हाजिर होना पड़ता है। तो देखो ये समझना, 2-4 चीज़ें समझना। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब शरीर को प्रस्तुत किया जाए, इंग्लिश में इसको कहा जाता है हैबियस कॉर्पस। ठीक है, ये किसके खिलाफ जारी की जाती है? प्राधिकरण के खिलाफ और व्यक्ति के खिलाफ। तो मतलब दोनों के खिलाफ ये जारी की जा सकती है। तो अब देखो, अब ये बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखो परमादेश। ठीक है, अब परमादेश क्या होता है? परमादेश भी एक तरह से बंदी प्रत्यक्षीकरण थोड़ा अलग है। ये क्या करता है? देखो, इसका अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। परमादेश का मतलब है परम आदेश, मतलब हमारा आदेश सर्वोपरि है। यह एक नियंत्रण है जिसको न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उसके कार्य और उसे निकालने के संबंध में पूछा जा सके। ठीक है, और इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम या अधीनस्थ न्यायालय इसके मतलब किसी के खिलाफ भी ये जारी जो आदेश है ये जारी किया जा सकता है। अब बात को समझो, परम आदेश किसके खिलाफ नहीं जारी किया जा सकता है? तो निजी व्यक्तियों के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इकाइयों के विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ परम आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। राज्यों के राज्यपाल के विरुद्ध और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इन ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक हैं उनके खिलाफ भी ये जारी नहीं किया जा सकता। तो आप बात को समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये किसी भी अथॉरिटी के खिलाफ जारी किया जा रहा है, उसके कर्तव्यों का पालन कराने के लिए जारी किया जा सकता है। ठीक है, मान लो ये अथॉरिटी, मान लो एक तरह से एक उदाहरण समझो, मान लो मेट्रो का कोई मेट्रो, मान लो दिल्ली मेट्रो है और ये दिल्ली मेट्रो एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसने मेट्रो की खुदाई का काम चालू किया, पर उससे इसने वहाँ पे पूरा खोद के रख दिया और इसने कुछ भी मतलब रोड वगैरह लोगों को निकलने में दिक्कत हो रही है। मान लो कोई परम आदेश के तहत जाता है, आर्टिकल 226 के तहत या सुप्रीम कोर्ट में जाता है, कहता है कि जो दिल्ली मेट्रो है ये हमारे अधिकारों का हनन कर रही है और निकलने में हमको बड़ी दिक्कत होती है। तो दिल्ली मेट्रो के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक ऑर्डर जारी करेगा कि ये अपने कर्तव्यों को सही से करो और ये जो सर्विस लेन वगैरह है अगर आपको ये बनानी चाहिए मेट्रो के निर्माण के समय, तो ये आदेश देगा। बात को समझ रहे हो कि नहीं? कि ये किसी व्यक्ति के खिलाफ परम आदेश नहीं जारी होता है, ये किसके खिलाफ जारी होता है? प्राधिकरण के खिलाफ। ठीक है, अब देखो बात को समझो, परम आदेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैंडेमस। तो मैंडेमस इसको कहा जाता है इंग्लिश में। तो परम आदेश के बारे में 3 चीज़ें समझो। परम आदेश का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम एक आदेश देते हैं। ठीक है, और देखो इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसको? मैंडेमस। ठीक है, और तीसरा, ये किसके खिलाफ जारी किया जा सकता है? ये किसी अथॉरिटी के खिलाफ जारी किया जा सकता है और ये निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और ऐसे डिपार्टमेंट जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इनके खिलाफ ये जारी नहीं किया जा सकता। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब है प्रतिषेध। ठीक है, तो ये प्रतिषेध को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्रोहिबिशन। ठीक है, प्रोहिबिशन इसको कहा जाता है। और इसका मतलब देखो क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी भी, मान लो किसी भी अधीनस्थ न्यायालय है, मतलब लोअर कोर्ट है, तो उसके खिलाफ ये जारी किया जा सकता है। ठीक है, मतलब देखो जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के खिलाफ जारी कर सकता है। हाई कोर्ट किसके खिलाफ जारी करेगा? जो लोअर कोर्ट है। ठीक है दोस्तों, तो देखो हम लोग ये देखते हैं कि प्रतिषेध क्या होता है और उत्प्रेषण क्या होता है। अब एक उदाहरण से समझते हैं।
देखो ये उदाहरण हमारा, देखो कि मान लो एक ये दिल्ली स्टेट है और एक यूपी स्टेट है। यूपी का अपना हाई कोर्ट है, दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है। दिल्ली का मान लो दिल्ली हाई कोर्ट, जिसको 30 हज़ारी कोर्ट भी है। ये दिल्ली में बहुत 2-3 हाई कोर्ट है अंदर, तो दिल्ली हाई कोर्ट अपना है। ये यूपी का इलाहाबाद हाई कोर्ट है। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो बात को समझो कि मान लो कोई घटना होती है, कोई रोड एक्सीडेंट होता है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में रोड एक्सीडेंट हुआ और जिस आदमी ने, जिस व्यक्ति ने टक्कर मारी थी, जो पीड़ित व्यक्ति है उसको टक्कर मारी थी, तो क्या होता है कि ये मुकदमा चलता है दिल्ली में। पर जिसने टक्कर मारी थी वो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है और इसकी जान पहचान में इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई जज है, जान पहचान में बहुत बड़ा जज है, वो हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जान पहचान का है। ठीक है, ये अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए इस केस को यूपी में ट्रांसफ़र करवा लेता है। ठीक है, और यूपी में ट्रांसफ़र करवाने के बाद में ये अपने हक में फैसला भी ले आता है। अब देखो कायदे से वो घटना हुई थी, वो कहाँ हुई थी? दिल्ली में। और उसने क्या किया, जो व्यक्ति जिसने टक्कर मारी थी, जिसकी वजह से पीड़ित व्यक्ति का बहुत नुकसान हुआ था, उसने अपने प्रभावशीलता का इस्तेमाल करते हुए, पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने उस केस को हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करवा लिया और अपने हक में फ़ैसला सुनवा लिया। अब देखो, अब बात को समझो कि केस हुआ दिल्ली में। ठीक है, फ़ैसला सुनाना चाहिए था दिल्ली हाई कोर्ट को। ठीक है, अब देखो फैसला गया कहाँ? केस चला गया इलाहाबाद में और फैसला किसने सुना दिया? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया, अपने जो उसकी जो जितनी उसकी लिमिटेशन थी, उसने अपने लिमिट के से आगे अपने उसका जो क्षेत्राधिकार था, मतलब जो उसके एरिया के ऊपर कंट्रोल था, उससे आगे बढ़ के उसने दिल्ली के केस को हल कर दिया। ये जो है इसने उल्लंघन कर दिया। अब वो व्यक्ति जो पीड़ित है वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। अब वो सुप्रीम कोर्ट से कहेगा कि मे लॉर्ड देखो ये हमारा जो भी एक्सीडेंट हुआ था ये दिल्ली में हुआ था और दिल्ली हाई कोर्ट को सुनवाई करना चाहिए था, पर दिल्ली हाई कोर्ट से केस को ट्रांसफ़र करवा के इलाहाबाद में गया ये केस, और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले को सुना भी दिया और फैसला हमारे विरोध में आया है। जबकि जो डिसीजन लेना था वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज को लेना था। तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि ठीक बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जिस के क्षेत्र में वो हुआ था और उस क्षेत्र के अंदर जो हाई कोर्ट आता है उसी को वो डिसीजन लेना चाहिए था। सबसे पहले वो लेगा या तो सुप्रीम कोर्ट लेगा। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के क्षेत्र के अधिकार से बाहर की चीज़ है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्यों ले लिया इसको? तो अब देखो सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करेगा, किसको? इलाहाबाद हाई कोर्ट को। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको ये कहेगा कि आपने अपने क्षेत्राधिकार से आगे बढ़ के कार्य किया है और आप इस आपके जो फैसला जो आपने दिया हुआ है या आप जिस पे सुनवाई कर रहे हैं इसको रोकिए और ये वापस मुकदमा भेजिए। कहाँ पर? दिल्ली में। बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप बात समझे कि नहीं? तो ये चीज़ है प्रतिषेध में। ठीक है दोस्तों, प्रतिषेध और देखो उत्प्रेषण, ये दोनों में यही चीज़ है, केवल अंतर इतना है। देखो अंतर इतना है केवल कि प्रतिषेध में जब ये प्रतिषेध के तहत जब आता है, जब कोई कार्रवाई चल रही है, अभी उसने फैसला नहीं सुनाया है, फाइनल डिसीजन नहीं दिया है, अभी सुनवाई चल रही है, विचार चल रहा है। ठीक है, और उत्प्रेषण में क्या अंतर है? उत्प्रेषण में ये है कि डिसीजन दे दिया है। ठीक है, डिसीजन दे दिया है और फैसला भी हो गया, सब सुनवाई भी हो गई, डिसीजन दे दिया। तो अंतर जो उत्प्रेषण और प्रतिषेध में क्या अंतर है ये आप समझ गए कि नहीं? बस इतना ही अंतर है। अब देखो प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। इसे किसी भी उच्च न्यायालय के द्वारा, अधीनस्थ न्यायालयों को और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट को जारी किया जा सकता है। प्रतिषेध सिर्फ न्यायिक मतलब जुडिशरी और अर्ध न्यायिक प्राधिकरण मतलब सेमी जुडिशरी के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है। किसी भी निजी व्यक्ति मतलब इंडिविजुअल के खिलाफ ये जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंडिविजुअल थोड़ी ना अपने कोई क्षेत्राधिकार का हनन करके वो कर रहा है। बात को आप समझे कि नहीं? तो ये अब देखो प्रतिषेध को इंग्लिश में कहा जाता है प्रोहिबिशन।
तो अगर एक चीज़ याद रखना, देखो इस तरह से देगा इंग्लिश में, हिंदी में कन्वर्ट करके, ये लिख देगा हिंदी में, और सोचते रह जाओगे कि प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है हिंदी में ही लिख कर दे देगा। पेपर एक तरह से अब बहुत ही डायनामिक पैटर्न पे आ रहा है ना, तो हर चीज़ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो अब उत्प्रेषण है, तो उत्प्रेषण को इंग्लिश में कहा जाता है सर्टियोररी। देखो सर्टियोररी, ये इंग्लिश में उत्प्रेषण को कहा जाता है। और अंतर आप समझ गए कि अंतर क्या है। अब देखो अधिकार परीक्षा, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है क्यो वारंटो। देखो ये एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जा सकता है, मान लो कोई व्यक्ति है, उसने क्या किया, कोई भी अपना मान लो एजुकेशनल सर्टिफिकेट गलत बनवा लिए, ठीक है, कोई भी उसने विकलांग का सर्टिफिकेट बनवा लिया गलत, और वो नौकरी पा गया गवर्नमेंट जॉब में। तो अगर इसको देखो क्या होता है कि इसको तभी कोई भी कोर्ट जारी करता है जब इसकी कोई शिकायत करता है दूसरा। बात को समझ रहे हो। अब सरकार गवर्नमेंट को क्या मतलब है कि कौन जॉब कहाँ पे कर रहा है, पर मान लो किसी ने विकलांग कोटे से रिजर्वेशन से गवर्नमेंट जॉब पा ली, तो मान लो दूसरा देख रहा है इसको कि इसने तो विकलांग ये नहीं है, इसने जॉब कैसे पा ली, उसकी कंप्लेन कर देगा। तो अब ये कोर्ट में चला जाता है, तो अब कोर्ट जारी, ये इस आदमी जो ये पोस्ट होल्ड कर रहा है, इससे कहेगा ये पोस्ट जो तुम होल्ड कर रहे हो, क्या इसके लिए तुम मतलब एक तरह से इसकी पात्रता रखते हो, हैं, यू होल्ड द क्वालिफिकेशन, यू हैव द क्वालिफिकेशन टू होल्ड डैट पोस्ट। आप समझ रहे हैं कि नहीं। तो एक तरह से ये जो पोस्ट है, ये जो अधिकार परीक्षा जिसको क्यो वारंटो कहा जाता है, ये पीड़ित के खिलाफ नहीं जारी किया जा सकता है, ये उसके खिलाफ जारी किया जाता है जो कोई भी पोस्ट होल्ड कर रहा है, ठीक है। मान लो अभी कुछ दिनों पहले ही एक न्यूज आई थी कि एक डीएसपी बनी थी, तो उन्होंने कुछ भी अपने सर्टिफिकेट में कुछ धांधली करी थी ग्रेजुएशन वगैरह में, मतलब। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनको ये बाद में किसी ने कर दी कंप्लेन, तो कोई वारंटों के तहत उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। तो यही अधिकार परीक्षा है। तो ये किसके खिलाफ जारी किया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, ठीक है, ना कि पीड़ित व्यक्ति के खिलाफ। तो इसको किसी भी अथॉरिटी के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ये इंडिविजुअल के खिलाफ ही जारी होता है कोई वारंटो। तो आप बात को समझ रहे हैं कि नहीं। इंडिविजुअल, तो अधिकार परीक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यो वारंटो, ठीक है। आप बात को समझे कि नहीं। अब देखो एक मैं बना रहा हूँ, आप इसको मैचिंग करिएगा, ठीक है। चलो अब इसको मैच करो, ये प्रोहिबिशन लिखा है तो समझ लेना। तो देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैं इसको इंग्लिश में इतना क्यों दे रहा हूँ, मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप समझो बात को कि पेपर जिस तरह का आएगा, मैं वही बता रहा हूँ कि पेपर में क्या आएगा, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को देखो, ये क्या बोलते हैं, हैबियस कॉर्पस, परमादेश को मैंडेमस, ठीक है, प्रतिषेध प्रोहिबिशन, ये एरो जाएगा इधर, और उस पेशड़ को क्या, सर्टियोररी, ठीक है। अब देखो एक छूट गया है, तो अधिकार परीक्षा जिसको कहा जाता है कोई वारंटो। तो ये देखो दोस्तों, ये था वीडियो आपका, ये आपका उस पे था संवैधानिक उपचार, ठीक है। तो संवैधानिक उपचारों पे ये दोस्तों वीडियो देखना,
और इसमें जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे संवैधानिक उपचार से, तो सारे कवर कर दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।